नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने ज्ञान प्रेमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि राजस्थान के अंदर पर राजनीतिक भूचाल आ रखा है। राजस्थान के अंदर भी राजनीतिक व्यवस्था है वो चरमरा रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो दो गुटों की चल रही है। एक गुट है जो गहलोत समर्थक गुट है और दूसरा जो गुट है वो है पायलट समर्थक गुट। राजनीतिक मायने आपको इस लड़ाई के सबको पता होंगे, पर मैं जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ संवैधानिक एवं कानूनन मायने इस लड़ाई के, क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनन एवं संवैधानिक मायने इस लड़ाई को आगे लेके जाने वाली है और हमको आने वाले दिन में पता चलेगा किस प्रकार से कानूनन एवं संवैधानिक लड़ाई ने भारत की राजनीति और राजस्थान की राजनीति को स्पेशली इफेक्ट करेगी। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ये वाली चीजें जो आपके दो टॉपिक हैं। आज के जो मैंने जो अपना टॉपिक है, जो अपना लेक्चर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है राजस्थान के अंदर दल बदल कानून की स्थिति और दूसरा है फोन टैपिंग का मामला, जिसके तहत अभी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसने फोन टैपिंग कर ली थी कुछ विधायकों की। तो मैं पहले जो आपसे बात करता हूँ वो बात करता हूँ दल बदल कानून की। भारतीय संविधान की जो 1950, 1960 और 1970 की दशक की जो राजनीति हुआ करती थी वो कांग्रेस के द्वारा वर्चस्व था उस टाइम के अंदर। तो दल बदल कानून की कभी नीड हुई नहीं। जो दूसरे क्षेत्रीय दल थे उनके विधायक और उनके जनप्रतिनिधि कांग्रेस के अंदर आ जाते थे, तो कांग्रेस को कभी जो दल बदल कानून थी इसका कभी नीड लगी नहीं। पर धीरे धीरे राजनीति के अंदर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व आने लगा और कांग्रेस उसके अलावा जो और भी अन्य जो दल थे उनको लगा कि दल बदल कानून आना चाहिए था। सबसे पहले दल बदल कानून के लिए एक कार्टून आया था, एक तरीके से गली गली के अंदर एक गूंज थी, वो थी आया राम और गया राम की। 1967 के अंदर गया लाल नामक एक विधायक थे जिन्होंने एक ही दिन के अंदर 4 पार्टियां चेंज कर ली थी। तो उनके बारे में बहुत सारी खिल्लियां उड़ाई गई थी राजनीतिक गलियारों के अंदर कि एक विधायक 4 बार पार्टियां चेंज कर लेता है, तो भारतीय व्यवस्था स्थिरता के साथ है या नहीं है। तो देखिए, दल बदल कानून की जो जरूरत थी वो बहुत पहले से नीड थी और उस पर फाइनली जो कदम उठाया गया वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा उठाया गया 1985 के अंदर, जिसके तहत दल बदल कानून लाया गया और भारत के संविधान की सूची 10वीं के अंदर इस दल बदल कानून को रखा गया। अब दल बदल कानून की जरूरत क्यों थी? पहला इसका कारण है भ्रष्टाचार। विधायक पैसे लेकर दूसरी पार्टी में चल जाते थे और मंत्री बन जाते थे वहां जाके, तो भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहा था अगर दल बदल कानून नहीं होता तो। दूसरा ये था कि भाई राजनीतिक स्थिरता चाहिए थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी भी 20 विधायक उठ के दूसरी पार्टी के अंदर चल जाते थे और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी, और कभी उससे उठकर वापस उस पार्टी के अंदर आ जाते थे और उसकी सरकार बन जाती थी। तो राजनीतिक अस्थिरता थी, तो इससे ज्यादा जो नुकसान होता था वो जनता को होता था, क्योंकि जनता किसी कैंडिडेट को अगर वोट देता है तो वो कई बार पार्टी को देख के देता है, कई बार कैंडिडेट को देख के देता है। पर अगर जनता पार्टी को अगर कैंडिडेट देखकर पार्टी को देखकर अगर वोट दे रही है तो उनके साथ ये क्या होता था, छलावा होता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि क्या करते थे, पार्टी चेंज कर लिया करते थे। तो फाइनली मैं बात करता हूँ 1985 के अंदर दल बदल कानून राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया। अब इसके प्रावधान क्या है मैं आपसे साइड बाय साइड बात कर लेता हूँ। पहला इसका प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई पार्टी का मुख्य सचेतक या पार्टी का पद अधिकारी अपने विधानसभा के विधायकों को अगर कोई डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, और अगर वो विधायक निर्देश नहीं मानता है तो उसको दल बदल कानून के तहत विधायक का जो पद है उससे निष्कासित किया जा सकता है। दूसरा वो है कि स्वयं वो विधायक है वो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे जो एंटी पार्टी मानी जाती हैं, तो भी उस विधायिका या फिर उस सांसद की सीट क्या हो सकती है, दल बदल कानून के तहत छीनी जा सकती है। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि वो विधायक किसी पार्टी से जीत कर आता है, पर जीतने के बाद उस पार्टी को वो छोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर चल जाता है, तो ये भी दल बदल कानून के तहत उसकी सीट जा सकती है। तो ये 3 बड़े बड़े प्रावधान है दल बदल कानून के, जिसके अंदर पार्टी के अंदर अनुशासन लाने के लिए इस कानून को लाया गया। पर इस दल बदल कानून के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस पे काम नहीं करते हैं। दल बदल कानून वहां पे काम नहीं करता है। वो काम नहीं कहां नहीं करता है? अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी बना लेते हैं तो ये वहां पे दल बदल कानून काम नहीं करता है। दूसरा है, अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी के उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो भी दल बदल कानून वहां भी काम नहीं करता है। जो पहला प्रावधान था 1/3 वाला के 1/3 मेंबर दूसरी पार्टी में 1/3 मेंबर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बना लेते हैं, उसको 2003 के संशोधन के साथ खत्म कर दिया है।
91 संशोधन 2003 के अंदर आया था, जिसके तहत इस चीज को खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा 91 संशोधन 2003 के अंदर एक चीज और भी डाली गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। उसमें ये कहा गया कि मंत्रिमंडल जो होगा वो किसी भी विधानसभा की सीटों का 15% नहीं हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे राजस्थान में 200 विधायक है तो 30 से ज्यादा मंत्री यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। और आपने पार्लियामेंट सेक्रेटरी के अभी थोड़े केस देखे होंगे बीजेपी सरकार में और कांग्रेस सरकार के अंदर, जिसमें 30% की लिमिट क्रॉस कर दी गई थी इन दोनों सरकार के द्वारा। तो 15% जो विधायक तय करे गए हैं जो मंत्री बन सकते हैं, वो इसलिए तय करे गए कि कोई भी दल बदल कानून के तहत 10-15 विधायक नहीं आ जाए और दूसरी पार्टी में जुड़कर उनको मंत्रिमंडल मिल जाए। तो ये 15% लिमिट इसलिए सेट करी। तो मैं बात कर रहा था दल बदल कानून की, मैंने इसके प्रावधान की बात करी, मैंने 1/3 वाली बात करी, 2/3 वाली बात करी। अब मैं बात करता हूं इसके प्रावधान की जो सचिन पायलट पे लग रहे हैं। इसके अंदर एक प्रावधान कहता है कि पार्टी के नेता या पार्टी का लीडर कुछ निर्देश देता है और अगर उसको विधायक नहीं मानते हैं तो दल बदल कानून की जो स्थिति है उस पर लागू हो सकती है। मुख्य सचेतक राजस्थान के महेश जोशी ने पार्टी के 19 विधायकों को निर्देश दिए कि वो पार्टी के एंटी एक्टिविटीज के अंदर ना लगे और उनके घरों के सामने नोटिस चस्पा कर दिए। तो पहला इसमें कानूनी पेच ये है कि मुख्य सचेतक के द्वारा नोटिस दिया गया है विधायकों को। दूसरा कानूनी पेच ये है कि वॉलेंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। हिंदी में है स्वयं वो ऐसी गतिविधियां करें जो एंटी पार्टी मानी जाए। और ये भी आरोप किस पे लग रहा है? सचिन पायलट और उसके 18 विधायकों पे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दोनों चीजें कर दी हैं। अब ये दोनों चीजें गहलोत खेमा कह रहा है ये दोनों चीजें किसमें आ जाती हैं? दल बदल कानून में आ जाती हैं। और इस दल बदल कानून की लड़ाई राजस्थान के हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के अंदर गई और वहां पे सर्वोच्च न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सबसे फेमस वकील हरीश साल्वे और दूसरी तरफ से हमारे मनु सिंह भी जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस के टाइम के अंदर, दोनों ने अपने अपने पॉइंट रखे। तो बात करते हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे। हरीश साल्वे जी ने दल बदल कानून के तहत ये बात रखी कि बीएसपी के जो 6 एमएलए हैं जो बीएसपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस के अंतर्गत आए हैं, उसका नोटिस स्पीकर के पास 1 साल से पेंडिंग है और उस पर स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि सचिन पायलट उनके खेमे पर कार्रवाई करने के लिए उनको 3 से 2 दिन लगे और जल्दी से नोटिस भी दे दिया। दूसरा पॉइंट मुख्य हरीश साल्वे जी ने ये रखा है कि 3 दिन का नोटिस देना, केवल ओनली 3 डेज नोटिस, और उसमें आंसर मांगा, तो इतना छोटा नोटिस एक तरीके से न्याय संगत नहीं है, इस नोटिस को बढ़ाया जाए। और तीसरी बात हरीश साल्वे जी ने ये रखी है कि प्राकृतिक कानून के और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का यहाँ पे उल्लंघन किया गया है मुख्य सचेतक और स्पीकर जी के द्वारा ये नोटिस सर्व करते हुए। तो ये 3 पॉइंट है ये मुख्य साल्वे जी ने रखी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस खेमे के जो स्पीकर की तरफ से जो वकील है मनु सिंह जी, इन्होंने क्या बात रखी। मनु सिंह जी ने बोला कि ये जो नोटिस सर्व हुआ है 19 विधायकों को, ये प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर मतलब अभी इस पे राजस्थान का उच्च न्यायालय इस पे निर्णय नहीं ले। नोटिस जब सर्व होगा, जब एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी, तब इस पे राजस्थान उच्च न्यायालय कुछ कह सकता है। पर अभी ये प्री मेच्योर है, राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने पिटीशन, तो इस पे राजस्थान उच्च न्यायालय कुछ भी ना करे। इन दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने कुछ ऑर्डर दिए। और उस ऑर्डर की बात करने से पहले मैं हरीश साल्वे जी के बारे में बता देता हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कुलभूषण जाधव का केस है, वो अभी हरीश साल्वे जी के पास है और ये 1 रुपए में वो केस लड़ रहे हैं। रिलायंस के जो गोदावरी के जो केसेस है वो भी हरीश साल्वे जी के पास है। टाटा ग्रुप के भी जो केसेस है वो भी हरीश साल्वे जी के पास है। और यहाँ तक कि गुजरात दंगों के अंदर भी हरीश साल्वे जी ही वकील थे। इनकी एक हियरिंग की, एक केस की नहीं, एक हियरिंग की, एक दिन की बता रहा हूं मैं, जिस हियरिंग में जाते हैं 40 से 50 लाख रुपए फीस है। और वही मनु सिंह जी की एक दिन की 25 से 50 लाख तक केस टू केस डिपेंड करता है फीस है। तो ये इनके वकीलों के स्टेटस है। अब बात कर लेता हूं राजस्थान उच्च न्यायालय का इन दोनों की दलीलें सुनने के बाद क्या कहना था। राजस्थान उच्च न्यायालय का कहना है कि पहला जो नोटिस 3 दिन का दिया गया था उसको बढ़ाया जाए। तो जो नोटिस पे जो अब सचिन पायलट और उनके 18 विधायक जवाब देंगे, वो नोटिस का जवाब दे सकते हैं 21 तारीख तक, मतलब 21 जुलाई तक। दूसरी बात, राजस्थान उच्च न्यायालय बोला कि इस चीज पर
हम मुख्य सचेतक महेश जोशी का भी राय जानना चाहते हैं। तो मुख्य सचेतक जी ने कल अपनी बात रख दी है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट फिक्स करी गई है राजस्थान उच्च न्यायालय की, वो है 20 तारीख। अब मैं इसके जान लेता हूँ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बट जो आने वाला समय है उस पे इसमें क्या हो सकता है राजस्थान की जो राजनीतिक गलियों के अंदर। देखिए, पहला, अगर मुख्य जो अपने विधानसभा के स्पीकर हैं, अगर उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया, सचिन पायलट के पास पहुंच गया और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया 21 तारीख तक, तो उन 19 एमएलओ की सीट चल जा सकती है। उनके पास ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं सीट छिलने के बाद भी, क्योंकि जो दल बदल कानून है उसके तहत आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी खिलाफ अपील कर सकते हो। पर अगर इन 19 एमएलए की सीट चल गई तो राजस्थान के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं आपके पास। 19 एमएलए अगर चल जाते हैं तो 200 माइनस 19 181 एमएलए रह जाएंगे राजस्थान के अंदर। इसका मतलब अशोक गहलोत सरकार का रास्ता साफ। 181 एमएलए, देन यू हैव टू प्रूव ओनली 92 एमएलए। अशोक गहलोत को चाहिए केवल 92 एमएलए। वो अशोक गहलोत के बाद आज की स्थिति के अंदर है। ये जो अशोक गहलोत के स्टेटमेंट आ रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 92 एमएलए हैं। तो वो मेजॉरिटी प्रूव करेंगे और सरकार वो आगे चलती रहेगी जब तक उन सीटों पे वापस चुनाव नहीं हो जाते। और दूसरी स्थिति क्या क्रिएट हो जाती है इसके अंदर, अगर ये दल बदल कानून के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सचिन पायलट और उनके 18 विधायकों पे कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो राजस्थान के राज्यपाल का रोल यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल अब अशोक गहलोत सरकार को बोलेगा, सर प्लीज प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत को कुछ ही दिनों के अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। और वो मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी 200 विधायकों के हिसाब से, क्योंकि सचिन पायलट और उसके खेमे के विधायकों को निष्कासित नहीं किया गया है। और 200 विधायकों के साथ अगर मेजोरिटी प्रूव करी तो वो होगी 101, और वहां अशोक गहलोत सरकार के पास बहुत ही ज्यादा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है राजस्थान की राजनीति के अंदर। तो ये कुछ पहलू थे हमारे दल बदल कानून के। अब दूसरी बात कर लेता हूं। अभी रिसेंटली एक और चीज आ गई है फोन टैपिंग की, कि सरकार कभी भी किसी का क्या फोन टैप कर सकती है। क्या सरकार को ये कानूनन संवैधानिक अधिकार है वो किसी का भी फोन टैप कर सकती है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। फोन टैपिंग का जो कानूनन जो मसला है वो कहां से आता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जी हाँ, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक कानून था, जिसकी धारा 5 और 12, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसकी धारा 67, उसके अलावा इंडियन टेलीग्राम एक्ट के कुछ नियम और इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नियम सरकार को ये पावर देते हैं कि वो किसी का भी फोन टैप कर सकती हैं। पर इस फोन टैपिंग के अंदर संविधान का अनुच्छेद 21 भी आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है एवरीवन इज हैविंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आप किसी भी आदमी के जीवन का अधिकार कानून के तहत ही छीन सकते हैं। तो कानून की प्रक्रिया यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है। तो फोन टैपिंग के अंदर भी आपको कानून की प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद 21 आपके सामने है। अब देखते हैं फोन टैपिंग सरकार कब कब कैसे कर सकती है। सरकार किसी भी आदमी का फोन टैप कर सकती है, पुलिस अधिकारी किसी का भी फोन टैप कर सकता है 72 घंटे तक। अगर उस पुलिस अधिकारी को लगता है या उस अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये फोन टैपिंग भारत के कानून के अनुसार बहुत ही आपातकाल स्थिति क्रिएट हो रही है, या फिर वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए भी फोन टैप कर सकता है। ये दो सिचुएशन में फोन टैपिंग हो सकती है। पर 72 घंटे बाद उसको होम सेक्रेटरी के अंडर बनी हुई एक कमेटी के अंदर अपने पॉइंट रखने होंगे कि हमने फोन टैपिंग क्यों करी थी, उसके रीजन देने पड़ेंगे। और उसके अलावा नॉर्मल जो फोन टैपिंग है वो पुलिस अधिकारी कर सकता है, कोई अधिकारी कर सकता है, पर होम सेक्रेटरी के द्वारा, मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया होगा उसके डायरेक्शंस के बाद ही ऐसे वो नहीं कर सकता है। और आपको एक संवैधानिक केस बता दूं कि पुट्टास्वामी जो केस आया है अभी, जो निजता का अधिकार कहता है, उसके तहत अब जो सरकार की एजेंसियां हैं, कार्यपालिक पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी हैं, कोई भी आपके सेंट्रल के अधिकारी हैं, उन पर ज्यादा दायित्व डाला गया है कि वो कानून की प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करें। और केंद्र सरकार ने इस कानून की प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बना रखा है। तो मैं बात कर रहा था आपकी फोन टैपिंग की, जो मैं बात कर रहा था उसके तहत अगर
केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को लगता है, केंद्र सरकार या कौन कौन सी एजेंसी जो फोन टैपिंग कर सकती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अलावा आपका ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और उसके अलावा रॉ, ये सारी की सारी एजेंसियां हैं वो आपके फोन ट्रैप कर सकती हैं अगर वो कानून प्रक्रिया का फॉलो करती हैं। अब राजस्थान की राजनीति पे आ जाए तो राजस्थान के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राज्य की जो पुलिस है वो आपकी फोन टैपिंग कर सकती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिससे कोई केस सॉल्व हो सकता है और आपातकाल स्थिति है कि वो नहीं करते हैं तो केस बाहर निकल सकता है। अब राजस्थान के अंदर एक एसओजी नाम हो रहा है जो मेरे से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा एसओजी क्या है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो एक पुलिस की तरह ही काम करता है, पर इसका जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होता है एज कम्पेयर टू स्टेट पुलिस के जो थाने हैं। तो ये जो राजस्थान का केस है ये किससे रिलेटेड है? अपने विधायकों की खरीद से रिलेटेड है, ये करप्शन का केस है। तो एसओजी ने इस करप्शन के केस से को सॉल्व करने के लिए फोन टैपिंग कराई और मानेसर के अंदर अभी वो गिरफ्तारी भी करने गए थे पर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया। तो ये फोन टैपिंग का जो अधिकार है वो जब ही हो सकता है जब आप स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करते हो, एसओपी फॉलो करते हो, और ये एसओपी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है क्योंकि निजता का अधिकार भी ये कहता है कि आप किसी का भी फोन टैप नहीं कर सकते जब तक आप इस प्रोसीजर का यूज नहीं करते हो। अब मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार आगे अगर कोर्ट के अंदर ही मामला जाता है, ये जैसे कह रहे सीबीआई को अगर मामला जाता है तो राजस्थान सरकार इसमें ये कह सकती है कि ये राजस्थान की राजनीति में अस्थिरता ला रहा था, ये जो सिस्टम था, जो खरीद फिरौत का जो सिस्टम था, तो हमको फोन टैपिंग करनी पड़ी क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त था और इसके अंदर ब्लैक मनी भी लिप्त थी, तो हमारे को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कांग्रेस का स्टैंड पॉइंट हो सकता है कोर्ट के अंदर, जबकि बीजेपी का स्टैंड पॉइंट ये होगा कि फोन टैपिंग जो आपने करी वो संवैधानिक कानूनी अधिकारों के विरोध है क्योंकि आपने इसमें स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल ऑपरेशन जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया। क्योंकि होम सेक्रेटरी से जब कल पूछा गया कि फोन टैपिंग की गई है तो आपको इसका पता ही नहीं, तो होम सेक्रेटरी ने क्या बोल दिया, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे बीजेपी सरकार कह सकती है कि स्पेशल प्रोसीजर जो है इसके अंदर फॉलो नहीं गया है, जबकि कांग्रेस इसके अंदर कह सकती है कि इट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैप अ फोन। तो ये दो आज कानूनी मुद्दे मैंने आपसे डिस्कस करे। हो मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे ही आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।